बेंजामिन नेतन्याहू एक वॉर क्रिमिनल ही नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान है जिसने पूरी ह्यूमैनिटी को ताक पर रख दिया। एक ऐसा वॉर क्रिमिनल जिसने मरते हुए बच्चों को देखकर उनको बचाने के बजाय उनसे मुंह फेर लिया। एक ऐसा वॉर क्रिमिनल जिसने अपनी सत्ता और सियासत को बचाने के लिए गाजा के मासूम बच्चों, बुढ़ों और महिलाओं को बॉम्ब से उड़ाने की पॉलिटिक्स रही। बेंजामिन नेतन्याहू सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि वो मिसाल है जिसे देखकर पूरी मानवता शर्म से सर झुका लेती है। आमतौर पर इतिहास किसी नेता के मरने का इंतजार करता है अपना फैसला सुनाने के लिए, लेकिन नेतन्याहू के लिए ये मुकदमा रियल टाइम में चल रहा है। एक तरफ उनकी रेडिकल राइट विंग कोएलिशन सरकार की शर्तें हैं और दूसरी तरफ उनके सर पर लटकती इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट की तलवार। इजराइल के इतिहास में सबसे लंबे वक्त तक प्राइम मिनिस्टर रहने वाला ये शख्स आज सर्वाइवल का एक ऐसा खतरनाक खेल खेल रहा है जहां लोगों की जानें सिर्फ एक मोहरा बनकर रह गई हैं। 18 साल का लंबा सफर। इजराइल के इतिहास में इतने वक्त तक किसी ने राज नहीं किया, लेकिन वही जनता जिन पर उन्होंने कभी हुकूमत की उन्हें एक खतरे के रूप में देख रही है। एक ऐसा रहनुमा जो देश को मोरल कोलैप्स, गलत रणनीति और डेमोक्रेसी की मौत की तरफ ढकेल रहा है। लेकिन दुनिया के लिए वो अब एक मिसाल बन चुके हैं, लेकिन गलत कारणों की वजह से। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि ज्यादा ताकत इंसान को कैसे बदल देती है, कैसे वक्त ने एक काबिल और जोशीले नौजवान को एक पत्थर दिल डिक्टेटर बना दिया। ये कहानी एक देश की नहीं, ये कहानी है उस शक्ति की जो पहले नशा बनती है और फिर विनाश। चाहे कोई लेफ्ट से हो या राइट से, इजराइल में हर कोई उन्हें सिर्फ एक ही नाम से जानता है, बीबी। लेकिन पता है दोस्तों, अजब बात यह है कि इस अपनेपन के पीछे कोई मोहब्बत नहीं है। इजराइल की सियासत में उनका नाम अब एक रिश्ता नहीं बल्कि निशाना बन चुका है। उन्हीं के लिक्विड पार्टी के पुराने दिग्गज और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर यित्ज़हाक शामिर ने एक बार साफ कहा था कि बीबी एक ऐसे इंसान है जिन पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया जा सकता। जब आपका अपना मेंटोर ही आपके कैरेक्टर पर सवाल उठा दे तो समझ लीजिए कि सत्ता की कुर्सी के नीचे की जमीन कितनी कच्ची है। नेतन्याहू हमेशा से चर्चा में रहे हैं, चाहे बात उनके खिलाफ करप्शन केसेस की हो या उनके खिलाफ गाजा में किए गए जेनोसाइड से रिलेटेड इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में चल रहे मुकदमे की, जिसमें उनके खिलाफ एक एक्टिव अरेस्ट वारंट भी जारी है। बीबी हमेशा विवादों का सेंटर पॉइंट रहे हैं, लेकिन अक्सर गलत कारणों को लेकर। नेतन्याहू का जीवन हमेशा कंट्रोवर्सी से भरा रहा है और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बीबी के पीछे की कहानी। नेतन्याहू का जन्म 1949 में तेल अवीव में हुआ था। उनके पिता बेंजियोन नेतन्याहू पोलैंड की कैपिटल वॉर्सा में पैदा हुए एक बड़े हिस्टोरियन थे। उनका बचपन जेरूसलम में गुजरा, लेकिन 1956 से 1958 और फिर 1963 से 1967 के बीच उनका परिवार अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में रहा, जहां उनके पिता ड्रॉप्से कॉलेज में पढ़ाते थे। बेंजामिन ने शेल्टनहैम हाई स्कूल से ग्रेजुएशन की और वहां वो डिबेट क्लब, चेस क्लब और फुटबॉल में काफी एक्टिव रहे। लेकिन उन्हें और उनके भाई योनाथन को वहां का लिबरल माहौल और दिखावा पसंद नहीं आया। उन्हें वहां की यूथ काउंटर कल्चर और लिबरल सोच से एक तरह से चिढ़ होने लगी थी, जो उन्हें अपनी मिट्टी और मकसद से दूर लगती थी। 1967 में हाई स्कूल खत्म करते ही नेतन्याहू ने अमेरिका की आरामदायक जिंदगी छोड़ी और इजराइल लौट आए इजरायली डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए। उन्हें चुना गया इजराइल की सबसे खतरनाक स्पेशल फोर्सेस यूनिट सायरत मतकल के लिए, जहां उन्होंने 5 साल तक एक कॉम्बैट सोल्जर के तौर पर सर्विस दी। 1967 से 1970 के वॉर ऑफ एट्रिशन के दौर में उन्होंने कई दुश्मन बॉर्डर्स के पार रेड्स को अंजाम दिया। इसमें मार्च 1968 की बैटल ऑफ कराहमे भी शामिल थी, जब इजराइल डिफेंस फोर्सेस यानी आईडीएफ ने जॉर्डन पर हमला किया ताकि पीएलओ लीडर यासिर अराफत को पकड़ा जा सके। नेतन्याहू अपने यूनिट के टीम लीडर बन गए थे। जंग के मैदान में नेतन्याहू कई बार जख्मी हुए। 1968 में लेबनान पर रेड हुआ, फिर में 1972 में हाईजैक हुए सबेना फ्लाइट 571 के पैसेंजर्स को बचाने का ऑपरेशन, हर जगह वो आगे रहे। सबेना ऑपरेशन के दौरान नेतन्याहू को कंधे पर गोली भी लगी थी। 1972 में एक्टिव सर्विस से डिस्चार्ज होने के बाद नेतन्याहू आर्किटेक्चर की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका के MIT चले गए। पढ़ाई के बाद 1976 से 1978 के बीच नेतन्याहू ने बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप में एक
इकोनॉमिक कंसल्टेंट के तौर पर काम किया, लेकिन उनका असली मकसद कुछ और था। 1978 में वो बॉस्टन के लोकल टीवी पर नजर आए, लेकिन बदले हुए नाम के साथ, बेन नितेई। वहां उन्होंने दुनिया के सामने इजराइल का पक्ष रखते हुए कहा कि इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट्स की असली जड़ ये है कि अरब देशों ने इजराइल को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। 20 सालों तक वेस्ट बैंक और गजा उनके पास था। अगर वो वाकई एक पैलेस्टीनियन स्टेट बनाना चाहते तो वो तभी इसे बड़ी आसानी से बना सकते थे। 1978 में नेतन्याहू वापस इजराइल लौटे और अगले 2 साल उन्होंने अपने भाई की याद में बने योनाथन नेतन्याहू एंटी टेरर इंस्टीट्यूट को चलाया। इसके बाद उनकी एंट्री हुई डिप्लोमेसी की दुनिया में। उन्हें वॉशिंगटन डीसी में इजराइल एम्बेसी का डिप्टी चीफ बनाया गया। कॉन्फ्लिक्ट्स के दौरान उन्होंने मीडिया के सामने इजराइल का केस इतनी मजबूती से पेश किया कि एम्बेसी का पूरा पीआर सिस्टम ही बदल गया। उनकी इसी काबिलियत ने उन्हें 1984 में यूनाइटेड नेशन में इजराइल का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बना दिया। 1991 के गल्फ वॉर और मैड्रिड टॉक्स के दौरान वो दुनिया भर के प्रेस के लिए इजराइल का चेहरा बन चुके थे। तब के प्राइम मिनिस्टर इत्जाक शामिर उनकी कैपेबिलिटीज से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने नेतन्याहू को अपना डिप्टी मिनिस्टर बना दिया। 1992 के इलेक्शंस ने लिक्विड पार्टी को सत्ता से बाहर कर दिया और इत्जाक शामिर ने सियासत से संन्यास ले लिया। अब मैदान खाली था और 1993 में लिक्विड पार्टी के नए लीडर बने बेंजामिन नेतन्याहू। उसी साल सितंबर में प्राइम मिनिस्टर इत्जाक राबिन और पैलेस्टीनियन लीडर यासिर अराफत के बीच एक लैंड फॉर पीस यानी जमीन के बदले शांति का समझौता हुआ। नेतन्याहू ने इस समझौते का खुलकर अपोज किया। देश भर में माहौल गर्म हो गया और लोग 2 हिस्सों में बट गए। लेकिन हालात तब बेकाबू हो गए जब नवंबर 1995 में एक राइट विंग इजरायली ने प्राइम मिनिस्टर इत्जाक राबिन का मर्डर कर दिया। राबिन की पत्नी और उनके सपोर्टर्स ने सीधा इल्जाम नेतन्याहू पर लगाया कि उनके भड़काऊ भाषणों ने ही लोगों को इस हद तक उकसाया और इसके चलते नेतन्याहू की पॉपुलैरिटी तेजी से गिरने लगी। लेकिन किस्मत ने फिर रुख बदला। इजराइल में एक के बाद एक कई सुसाइड बॉम्बिंग्स हुई जिसने आम इजरायली नागरिकों को दहशत में डाल दिया। लोग सिक्योरिटी चाहते थे और यही नेतन्याहू की सबसे बड़ी ताकत थी। मई 1996 के इलेक्शंस में महज 1% से भी कम के मार्जिन से नेतन्याहू इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बन गए। उन्होंने वादा किया कि वो पीस एग्रीमेंट्स का पालन करेंगे, लेकिन उन्होंने पीस एग्रीमेंट्स को लागू करने में देरी करनी शुरू कर दी। सितंबर 1996 में नेतन्याहू की मुलाकात पहली बार पैलेस्टीनियन लीडर यासिर अराफत से हुई। दुनिया को लगा शायद इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर कोई पीस सेटलमेंट होगा, लेकिन 1997 तक आते आते पीस प्रोसेस पूरी तरह से ठप हो गई। वजह थी ईस्ट जेरूसलम की वो जमीन जिस पर पैलेस्टीनियंस अपना दावा करते थे। वहां इजराइल ने नई हाउसिंग कंस्ट्रक्शंस को मंजूरी दे दी। पैलेस्टीनियंस ने इसे 1993 के ओस्लो पीस अकॉर्ड का सीधा वायलेशन बताया। लेकिन अक्टूबर 1998 में एक नया मोड़ आया। नेतन्याहू और अराफत ने एक नए पीस अकॉर्ड पर साइन किया। शर्त साफ थी, इजराइल वेस्ट बैंक के बड़े हिस्से से पीछे हटेगा और बदले में पैलेस्टीनियंस को इजराइल के खिलाफ हो रहे आतंकवाद को सख्ती के साथ रोकना होगा। मगर यह समझौता नेतन्याहू के गले की हड्डी बन गया। पीस प्रोसेस को सही से हैंडल न करने के इल्जामों के बीच जनवरी 1998 में इजरायली पार्लियामेंट ने उनकी सरकार को डिसॉल्व करने का फैसला सुनाया। 2009 में फरवरी में हुए इलेक्शंस के बाद नेतन्याहू ने दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी संभाली। 2010 में एक बार फिर से इजराइल और पैलेस्टीन के बीच पीस टॉक्स का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन ये कोशिश भी नाकाम रही क्योंकि नेतन्याहू ने वेस्ट बैंक पर बन रही ज्यूइश सेटलमेंट पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया। इसका नतीजा ये निकला कि शांति की बातें शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। इससे ये भी बड़ा साफ हो जाता है कि असल में नेतन्याहू कभी पीस चाहते ही नहीं थे। अब नेतन्याहू ने अपना रुख फॉरेन अफेयर्स की तरफ मोड़ा। उन्होंने पूरी दुनिया के सामने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को इजराइल की सुरक्षा और दुनिया की सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी से ईरान के खिलाफ सख्त कदम उठाने की पुरजोर मांग की। उसी दौरान अरब दुनिया में अरब स्प्रिंग यानी जन आंदोलन की लहर उठी जिसे नेतन्याहू ने क्रिटिसाइज किया। उन्हें लग रहा था कि ये बदलाव इजराइल के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। नेतन्याहू के दूसरे टेन्योर में इजराइल
इजराइल और अमेरिका के रिश्तों में वो पहले जैसी गर्माहट नहीं रही। इसकी वजह थी प्रेसिडेंट बराक ओबामा और नेतन्याहू के बीच की केमिस्ट्री का ना होना और उनकी अलग सोच। शुरुआत में ही प्रेसिडेंट ओबामा ने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जिसने इजरायली लीडर्स को नाराज कर दिया। सबसे पहले उन्होंने कैरो इजिप्ट में एक बड़ा भाषण दिया, लेकिन इजराइल का दौरा तक नहीं किया। इसके बाद उन्होंने पीस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए इजराइल से ईस्ट जेरूसलम पर हाउसिंग कंस्ट्रक्शन पर पूरी तरह रोक लगाने की मांग कर दी। ओबामा का ईस्ट जेरूसलम में किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन को रोकने का दबाव नेतन्याहू को सबसे ज्यादा खटका, क्योंकि इजराइल पूरे जेरूसलम को अपनी कैपिटल मानता था और वहां रहने वाले ज्यूज को सेटलर्स या कब्जा करने वाला नहीं मानता था। हैरत की बात तो ये थी कि ओबामा की ये मांग पैलेस्टीनियंस की अपनी पोजीशन से भी कहीं ज्यादा सख्त थी, लेकिन ओबामा के इस कदम ने नेतन्याहू और अमेरिका के बीच एक ऐसी कोल्ड वॉर शुरू कर दी जो सालों तक चली। 2011 का साल था जब एक हॉट माइक, यानी एक ऐसा माइक जिसे स्पीकर ऑफ करना भूल गया, ने दुनिया भर में तूफान ला दिया। फ्रांस के प्रेसिडेंट निकोलस सार्कोजी प्रेसिडेंट ओबामा से शिकायत करते हुए पकड़े गए कि मैं नेतन्याहू को बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो एक झूठा आदमी है। इस पर ओबामा का जवाब और भी हैरान करने वाला था। उन्होंने प्रेसिडेंट सार्कोजी से नेतन्याहू को लेकर कहा, तुम तो उससे तंग आ चुके हो, लेकिन मुझे तो उससे तुमसे कहीं ज्यादा बार निपटना पड़ता है। ये एक ऐसी बात थी जिससे पता चलता है कि प्रेसिडेंट ओबामा नेतन्याहू को एकदम भी पसंद नहीं करते थे। उसी साल मई में नेतन्याहू वॉशिंगटन पहुंचे। दोनों के रिश्ते शुरू से तनाव भरे थे। नेतन्याहू ने अपने मेमोयर में लिखा है कि 2009 की उनकी पहली मुलाकात में जहां उन्हें लगा था कि सिर्फ हेलो हाय होगी, वहां ओबामा ने उनके ऊपर अचानक से हमला बोल दिया। ओबामा ने नेतन्याहू से कहा कि बीबी, जो मैंने कहा मेरा वही मतलब है। मैं चाहता हूं कि तुम 1967 की बॉर्डर के पार हर तरह की कंस्ट्रक्शन तुरंत रोक दो, एक ईंट यानी ब्रिक भी नहीं लगनी चाहिए। नेतन्याहू ने अपने पुराने अंदाज में बात घुमाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि इजराइल पैलेस्टीनियंस के साथ बिना किसी शर्त के पीस टॉक करने के लिए तैयार है। नेतन्याहू अपने मेमोयर में लिखते हैं कि उसके बाद ओबामा ने कुछ ऐसा कहा जिसने उन्हें अंदर तक हिला दिया। ओबामा ने कहा कि मैं जानता हूं कि उन लोगों से कैसे निपटा जाता है जो मुझे अपोज करते हैं, और ऐसा कहते हुए उन्होंने अपने गले पर हाथ फेरते हुए काटने का इशारा यानी स्लैशिंग जेस्चर किया। नेतन्याहू एक बार फिर हैरान रह गए। उनकी मुलाकात से ठीक एक दिन पहले ओबामा ने एक भाषण में फिर वही मांग दोहरा दी कि इजराइल को वेस्ट बैंक के कब्जे वाले इलाकों से पीछे हटना होगा। जनवरी 2013 के इलेक्शन ने नेतन्याहू को तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठाया, लेकिन इस बार उनकी कोएलिशन सरकार थोड़ी मॉडरेट और सेंटर की तरफ झुकी हुई थी। अगले ही साल इजराइल और हमास के कब्जे वाले गाजा स्ट्रिप के बीच एक भयानक जंग शुरू हो गई। इजराइल पर हो रहे रॉकेट हमलों के जवाब में नेतन्याहू ने जुलाई 2014 में गाजा पर एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करने का ऑर्डर दिया। 50 दिनों तक चली इस खूनी जंग के बाद नेतन्याहू ने दावा किया कि उन्होंने मिलिटेंट्स के हमला करने की ताकत को तोड़ दिया है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर इस ऑपरेशन की कड़ी निंदा हुई, क्योंकि इसमें हजारों की तादाद में कई निर्दोष पैलेस्टीनियंस मारे गए थे। 2014 तक आते आते नेतन्याहू और प्रेसिडेंट ओबामा की दुश्मनी खुलकर दुनिया के सामने आ गई थी। वजह थी ईरान। ओबामा चाहते थे कि नेगोशिएशंस के जरिए ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोका जाए, लेकिन नेतन्याहू का मानना था कि कोई भी समझौता ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से नहीं रोक पाएगा। उनका साफ कहना था ईरान पर सैंक्शंस बरकरार रहनी चाहिए। जनवरी 2015 में जब इजराइल में इलेक्शन सर पर थे, तब नेतन्याहू ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने अमेरिका की सियासत में आग लगा दी। उन्होंने यूएस कांग्रेस को एड्रेस करने का इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया। हैरत की बात यह थी कि ये इनविटेशन व्हाइट हाउस को बिना बताए स्पीकर ऑफ हाउस ने दिया था, जो डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल का सीधा वायलेशन था। लोगों ने कहा कि नेतन्याहू एक सिटिंग प्रेसिडेंट यानी प्रेसिडेंट ओबामा के खिलाफ उनके रिपब्लिकन अपोजिशंस के साथ मिलकर इजराइल के लिए अमेरिका का बाइपार्टीशन सपोर्ट खतरे में डाल रहे हैं। नेतन्याहू का सबसे बड़ा मकसद हमेशा से न्यूक्लियर ईरान को रोकना रहा है, लेकिन कई मायनों में ये उनकी सबसे बड़ी नाकामी साबित हुई है। मोसाद के 3 फॉर्मर चीफ तक ने उनके इस रुख को इजराइल के लिए खतरनाक बताया है। नेतन्याहू के चौथे टर्म
के दौरान इजरायली अथॉरिटीज ने उन पर और उनके खास लोगों पर ब्राइबरी और करप्शन के गंभीर एक्विजिशन लगाते हुए इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। फरवरी 2018 में इजरायली पुलिस ने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने 2 केसेस में नेतन्याहू के खिलाफ रिश्वत और धोखाधड़ी यानी फ्रॉड के पक्के सबूत मिलने का दावा किया। जांच में निकल कर आया कि नेतन्याहू ने सियासी फायदे पहुंचाने के बदले में महंगे तोहफे लिए थे। इतना ही नहीं, उन पर यह भी इल्जाम लगा कि उन्होंने इजराइल के मशहूर अखबार यदियोथ अरोनोत से अपने फायदे और हक में खबरें छपवाने की कोशिश की। इसके बदले में उन्होंने वादा किया था कि वो यदियोथ अरोनोत के कॉम्पिटिटर न्यूज़पेपर्स के सर्कुलेशन को कम कर देंगे। पुलिस के ऐलान के बाद अपोजिशन के नेताओं ने नेतन्याहू से तुरंत रेजिग्नेशन की मांग की, लेकिन नेतन्याहू ने इन सब एक्विजिशंस को नकार दिया और साफ कह दिया कि वो कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। साल खत्म होते होते वो एक और करप्शन केस में फंस गए। अब उन पर इल्जाम था कि उन्होंने एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी बेजेक को फायदा पहुंचाने के लिए सरकारी पॉलिसीज में बदलाव किए ताकि बदले में उस कंपनी का न्यूज पोर्टल उनकी तारीफ करे। फरवरी 2019 के खत्म होते होते इजराइल के अटॉर्नी जनरल ने एक धमाकेदार ऐलान किया। उन्होंने रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के सिलसिले में नेतन्याहू पर मुकदमा चलाने का फैसला कर लिया। नेतन्याहू अब सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक चार्ज्ड क्रिमिनल बन चुके थे। लेकिन तभी कोविड-19 की एक ऐसी लहर आई जिसने पूरी इंसानियत को ठप कर दिया। इजराइल में स्टेट ऑफ इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया और इसी इमरजेंसी की आड़ में नेतन्याहू का मुकदमा अगले कई महीनों के लिए पोस्टपोन कर दिया गया। कोविड-19 से निपटने की नाकामी ने नेतन्याहू की पॉपुलैरिटी पर बड़ा असर डाला। हालांकि इसके बीच एक बड़ी कामयाबी भी मिली। अमेरिका ने कई अरब देशों के साथ इजराइल के रिश्ते नॉर्मल करने के लिए अब्राहम एकॉर्ड्स पर साइन करवाए। 7 अक्टूबर 2023 एक ऐसा दिन जिसने इजराइल के घमंड और उसकी सुरक्षा को झंझोर कर रख दिया। गाजा स्ट्रिप पर हुकूमत करने वाले हमास के लड़ाकों ने इजराइल के अंदर घुसकर मिलिट्री और सिविलियन ठिकानों पर हमला बोल दिया। इस अचानक हुए हमले में 1000 से भी ज्यादा इजरायली नागरिक मारे गए और 200 से ज्यादा लोगों को, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे, किडनैप कर लिए गए। नेतन्याहू ने इसे एक्ट ऑफ वॉर कह दिया। 1973 के योम किपुर वॉर के बाद ये पहली बार था जब इजराइल ने फॉर्मली जंग का ऐलान किया था। नेतन्याहू ने कमान संभाली और आईडीएफ ने गाजा पर भयानक एयर स्ट्राइक्स और ब्लॉकेट शुरू कर दिया। मई 2024 में एक ऐसी खबर आई जिसने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के प्रोसिक्यूटर्स ने बेंजामिन नेतन्याहू और हमास के लीडर इस्माइल हनिया दोनों के खिलाफ अरेस्ट वारंट की मांग कर दी। इल्जाम था इंसानियत के खिलाफ जुर्म यानी क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। गाजा में लड़ी जा रही इस जंग ने भयानक रूप ले लिया। जब 7 अक्टूबर के हमले के आंकड़े आए तो ये आंकड़े रूह कपाने वाले थे। इजराइल में 1200 से भी ज्यादा लोग मारे जा चुके थे, जिनमें 800 सिविलियंस और सैकड़ों जवान शामिल थे। वहीं दूसरी तरफ गाजा में मौत का नंगा नाच जारी था। 41,700 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके थे और यूएन के मुताबिक 10,000 से ज्यादा लाशें अभी भी मलबे के नीचे दबी हुई थी। हॉस्टेजेस को रिलीज करवाने की कोशिशें भी जारी थी। अक्टूबर 2024 तक 112 हॉस्टेजेस वापस लौटे, लेकिन 37 की सिर्फ लाशें मिली। 97 लोग अभी भी गाजा की अंधेरी टनल्स में कैद थे, जिनमें से 1/3 के मारे जाने का डर था। लेकिन नेतन्याहू सिर्फ एक ही मोर्चे पर नहीं लड़ रहे थे। 2024 में ईरान और इजराइल के बीच खुली जंग शुरू हो गई। अप्रैल में नेतन्याहू ने सीरिया में ईरानियन डिप्लोमेटिक बिल्डिंग पर बॉम्ब गिराने का हुक्म दिया, जिसमें 2 ईरानियन जनरल्स मारे गए। जवाब में ईरान ने इजराइल पर सरेआम हमला किया, जिसे अमेरिका की मदद से रोका गया। जुलाई में नेतन्याहू ने लेबनान के बेरूत में एक सर्जिकल स्ट्राइक करवाई और हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर फौद शुक्र को खत्म कर दिया। गाजा, लेबनान, सीरिया और ईरान, नेतन्याहू आज एक ऐसी आग के बीच खड़े हैं जिसका अंत कोई नहीं जानता। नेतन्याहू की अगुवाई वाली सरकार ने हमेशा एक गहरी चाल चली है। उन्होंने मॉडरेट पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को कमजोर किया है और हमास के कब्जे वाले गाजा में कतर से आने वाले पैसों को पहुंचने दिया है। मकसद साफ था, पैलेस्टीनियंस को 2 हिस्सों में बांट कर रखना ताकि पीस टॉक्स नामुमकिन हो जाएं। इससे इजराइल को वेस्ट बैंक पर अपनी बस्तियां बढ़ाने का मौका मिलता रहा है और नेतन्याहू को अपनी कुर्सी पर पकड़
मजबूत करने का। लेकिन 7 अक्टूबर 2023 की उस भयानक ट्रेजेडी ने इस पूरी स्ट्रेटेजी की खौफनाक कीमत दिखा दी। हमास ने इजराइल की सरहदों को तोड़कर हॉलोकास्ट के बाद ज्यूस पर सबसे बड़ा हमला किया। नेतन्याहू के लिए अकाउंटेबिलिटी हमेशा दूसरों के लिए रही है, अपने लिए नहीं। नेतन्याहू आज ब्राइबरी, फ्रॉड और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के सिलसिले में अदालत के चक्कर काट रहे हैं और नए स्कैंडल्स का खतरा अभी भी बरकरार है। इन केसेस की डिटेल्स किसी फिल्म की तरह हैं। महंगी शैंपेन और सिगार्स के तोहफे, मीडिया के बड़े सौदागरों के साथ सौदे और अपने रिश्तेदारों और खास दोस्तों के साथ मिलकर की गई अजीब और गरीब बिजनेस डीलिंग्स। नेतन्याहू इन सब एक्विजिशंस को झूठ का पुलिंदा कहते हैं और उन्होंने पुलिस, प्रोसिक्यूशन, कोर्ट सिस्टम और मीडिया के खिलाफ एक मोर्चा खोल रखा है। सिर्फ वही नहीं, उनकी पत्नी सारा नेतन्याहू पर भी सरकारी पैसे का गलत इस्तेमाल करने का जुर्म है और इस केस में वो कॉन्विक्ट हो चुकी हैं और घर के स्टाफ ने उनके ऊपर वर्बल अब्यूज के मुकदमे भी कर रखे हैं। नेतन्याहू इसे सिर्फ एक विच हंट यानी सियासी साजिश कहते हैं। उन्होंने अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के मागा मूवमेंट से एक शब्द उधार लिया है, डीप स्टेट, यानी वो खुफिया ताकतें जो उन्हें कुर्सी से हटाना चाहती हैं। फिलहाल तो देखने में ऐसा लगता है कि नेतन्याहू कुर्सी से इतना चिपके हुए हैं कि उसको छोड़ने के लिए राजी नहीं है और वो छूट ना जाए, इसलिए वो लड़ाइयों पर लड़ाई लड़े जा रहे हैं। आई होप आज का ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर लगा हो तो लाइक करें, नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपना अनमोल समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।